थोड़ी देर बाद वॉशरूम का गेट खुला और अंगद फ्रेश होकर बाहर आया। अंगद ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था। अंगद ने कबर्ड खोला, उसमें से अपनी शर्ट निकाली और पहनने लगा। थोड़ी देर में रेडी होने के बाद वह थका हारा सा बेड पर बैठ गया और देव को देखकर बोला, अंडस्को, क्या बात करनी है? देव ने कहा, अंडस्को, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? अंगद ने एक तंज भरी हंसी खुद पर ही हंसकर कहा, अंडस्को, प्यार करने की सजा है। मैं अनिका को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, लेकिन अनिका तो मुझे धोखा दे रही थी। उसके धोखे ने मुझे इतना तोड़ दिया, जिसे मैं दुनिया की सबसे पवित्र लड़की समझता था, वह तो एक नंबर की घटिया और चरित्रहीन निकली। ये सुनते ही देव को गुस्सा आ गया। देव ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, अंगद, जबान संभाल कर बात करो, क्या बकवास कर रहे हो? अंगद को भी गुस्सा आ गया। वह भी बेड से खड़ा हुआ और देव को देखकर सुलगती हुई आंखों से बोला, अंडस्को, मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरे पास प्रूफ है। अनिका एक नंबर की घटिया और गिरी हुई लड़की है। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते मुझे पता चल गया कि वह एक बाजारू। अंगद ने इतना ही कहा था कि देव ने अंगद की कॉलर पकड़ लिए और अपने एक हाथ का पंच बनाकर उसे मारने के लिए उठा लिया। लेकिन अगले ही पल देव के दिमाग ने देव से कहा, अंडस्को, क्या कर रहा है देव? उसकी बॉडी अच्छी है। अगर तूने गलती से भी इसे मार दिया और बदले में इसने तुझे मार दिया तो तेरा तो चूरमा बना देगा। ये क्या कर रहा है? तेरे पास तेरी पावर नहीं है, हाथ उठाने से पहले सोच ले। तीनों भाई तुझ पर हाथ ना साफ कर दे, फिर तो ये तेरी एक हड्डी की दो कर देंगे। हाथ नीचे कर। देव ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वही अंगद भी देव को सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। अंगद ने कहा, अंडस्को, कुछ गलत नहीं कह रहा मैं। वह इसी लायक है। मुझे लगा कि मैं एक मासूम सी लड़की से प्यार कर रहा हूँ। खुद को दिन रात कोसता था कि मैंने क्यों अनिका के साथ ये सब कुछ किया, क्यों अनिका को टॉर्चर किया, क्यों अनिका को एक साल पहले ही अपना नहीं लिया। लेकिन अब समझ आया कि मैं ही सही था। वह लड़की गलत थी। पता नहीं किसका बच्चा लेकर पेट में घूम रही थी और फिर उसे अबॉर्ट कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला और तुम जानते हो वह अबॉर्शन की रिपोर्ट 6 महीने पहले की है। अब देव को भी गुस्सा आ गया। देव ने अंगद के कॉलर को पकड़ा और उसे बड़ी जान लगाकर दीवार से लगा दिया। पहले तो देव को लगा जैसे उसकी पावर वापस आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि अंगद ने खुद को ढीला छोड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने अंगद को दीवार से लगा दिया। देव ने अंगद की आंखों में देखकर गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को, 6 महीने पहले की रिपोर्ट है, मतलब वह बच्चा किसका हुआ? तुम्हारे ही घर में किसी का हुआ ना? क्योंकि अनिका तो दीवान महल से कहीं बाहर जाती नहीं है, तो बच्चा भी दीवान महल में से किसी का हुआ। ये सुनकर अंगद की आंखें हैरानी से फैल गई। देव ने कहा, अंडस्को, तो किसका हो सकता है वह बच्चा? धनंजय का, यज्ञ का, या घर के किसी नौकर का? अंगद अब भी हैरानी से देव को देख रहा था और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। अंगद ने कहा, अंडस्को, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मेरे भाई का मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है? देव ने अंगद के कॉलर छोड़े और अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडस्को, पीने के बाद बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन इतनी भ्रष्ट भी नहीं होती जितनी तेरी हो गई। तू अपने भाइयों पर शक कर रहा है, वह भाई जो तेरे लिए जान दे सकते हैं। अनिका पर शक कर रहा है। समझ आता है, क्योंकि वह तो बाहर से आई है और तूने तो कभी उसे प्यार भी नहीं किया। लेकिन तेरे भाई, वह तो तेरी जान है ना। तुझे अनिका पर ना सही अपने भाइयों पर तो यकीन होना चाहिए। अंगद ने कहा, अंडस्को, तुम कहना चाहते हो कि घर के किसी नौकर के साथ अनिका ने? ये सुनते ही देव ने सच में अपना सिर दीवार में मार लिया और चिल्लाकर कहा, अंडस्को, वह बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारा है। ये सुनते ही अंगद की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दिल की धड़कनें तो जैसे रुकी गई। वह एकदम सुन पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अंगद कुछ सेकंड तक एकदम जम चुका था। अचानक ही वह अपने सेंस में आया और बोला, अंडस्को, वह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मेरे और अनिका के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। मैंने आज तक अनिका को हाथ भी नहीं लगाया, तो वह मेरा बच्चा कैसे हुआ? देव ने अपनी जेब में से एक रिपोर्ट निकालकर अंगद के हाथ में रखते हुए कहा, अंडस्को, एक अबॉर्शन की रिपोर्ट तुम्हारे पास थी और एक अबॉर्शन की रिपोर्ट मेरे पास है। अब इन दोनों को मैच करके देखो और पता करो ये बच्चा किसका है। अंगद ने हैरान होकर उस अबॉर्शन की रिपोर्ट को देखा और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसमें फादर नेम को देखा, जहां अंगद दीवान का नाम लिखा हुआ था।
आगद अबॉर्शन की रिपोर्ट को देख रहा था, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई अबॉर्शन रिपोर्ट देखी जिसमें फादर नेम विशाल लिखा हुआ था और आगद ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आगद ने देव की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है मैं कभी भी अनिका के करीब नहीं गया, तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी अनिका को अपने बेड पर बैठने भी नहीं दिया और तुम कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है। जब मैं कमरे में होता था तो मैंने अनिका को कमरे में आने की परमिशन नहीं दी थी और अनिका हमेशा बालकनी में सोई थी, फिर ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो देव। देव ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, तुमने इस अबॉर्शन की रिपोर्ट पर भरोसा किया, तुमने इसे सच माना, तो एक रिपोर्ट मैंने भी तुम्हें दी है, इसे भी सच मानो। रही बात कि तुम उसके करीब नहीं गए, ये बात तो अनिका ही बता सकती है कि तुम उसके कब और कैसे करीब गए, और इस बच्चे को उसने अबॉर्ट क्यों करवाया। आगद ने रिपोर्ट देखी और मन ही मन कहा, अंडरस्को, काश जो देव कह रहा है वो सच हो, काश मेरी अनिका सिर्फ मेरी हो। अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी अनु को कैसे भी करके मना लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आगद ने देव की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, तुम सच कह रहे हो ना? देव ने कहा, अंडरस्को, हाँ सच कह रहा हूँ, चाहे तो हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हो। अनिका गलत नहीं है, अनिका और तुम करीब आए थे, कब आए, कैसे आए, वह सब तुम्हें अनिका ही बता सकती है। अब तुम घर चलो, क्योंकि आज तुम्हें मामा जी तुम्हारी शादी का सच भी बताना चाहते हैं। सारे राज पर से पर्दा उठा देंगे, उसके बाद तुम अनिका को अपनी जिंदगी में रखो या निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ दीवान महल, श्वेत परी सुबह से तैयार होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वह बस शिवम को देखना चाहती थी, वही शिवम तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। पूरी रात ड्रिंक करने के बाद सुबह उसकी आंख ही नहीं खुली। पूरी रात वो अपनी श्वेत की फोटो ही देखता रहा। वही श्वेत परी तो बार बार शिवम के कमरे की ओर देख रही थी। उसे तो आज शिवम के सामने जाना था। पिछले एक हफ्ते से वह शिवम के सामने नहीं गई, लेकिन आज वह बड़ी बेसब्री से शिवम का नीचे आने का वेट कर रही थी। लेकिन शिवम तो जैसे गधे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। तभी महारानी परी श्वेत परी के पास आकर बोली, अंडरस्को, श्वेत परी तुम चाहो तो खुद शिवम के कमरे में जा सकती हो। श्वेत परी ने महारानी परी की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। वह अभी भी महारानी परी से बहुत नाराज थी। आखिर पिछले सालों से महारानी परी ने उसे सच नहीं बताया और वह अपने शिवम को गलत ही समझती रही। 2 श्वेत परी वहां से जाने लगी तो आराधना जी ने कहा, अंडरस्को, श्वेत परी मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मेरे हर एक काम के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। शायद तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। श्वेत परी को महारानी परी से सवाल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह थोड़ी नाराज जरूर थी। कहीं ना कहीं परीलोक का हर निवासी महारानी पारी में अपनी मां को देखता था और इसीलिए उन सब के बीच एक रिश्ता था। वही रिश्ता श्वेत परी और महारानी परी के बीच में भी था। श्वेत परी ने अब भी महारानी परी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कुछ ना कहने पर भी महारानी परी सब कुछ समझती थी। महारानी परी ने फिर कहा, अंडरस्को, श्वेत परी जाओ शिवम से कहो, मैंने बुलाया है। श्वेत परी इतना तो समझती थी कि महारानी परी कभी कुछ गलत नहीं करेगी, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने शिवम और उसके बीच दूरी बनाई है और इसीलिए श्वेत परी को अब शिवम के पास जाने का एक मौका भी मिल गया। श्वेत परी ने महारानी परी को माफ तो नहीं किया, लेकिन उनसे अब नाराज भी नहीं थी। श्वेत परी ने एक मुस्कुराहट के साथ महारानी परी को देखा और फिर शर्माकर जल्दी जल्दी शिवम के कमरे की तरफ चली गई। श्वेत परी जब शिवम के कमरे के बाहर पहुंची तो शिवम पेट के बल लेटा हुआ सो रहा था। श्वेत परी धीरे से शिवम के पास गई और उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगी। श्वेत परी वही शिवम के पास लेट गई और उसे निहारती रही। श्वेत परी को शिवम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। फ्लैशबैक, शिवम का प्राइवेट विला। श्वेत परी आगे आगे भाग रही थी और शिवम उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। वही श्वेत परी बहुत ज्यादा खुश थी और हंस रही थी। शिवम भी उसे पकड़ने के लिए हंसता हुआ उसके पीछे भाग रहा था और आखिरकार शिवम ने श्वेत परी के कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ ही लिया और पूरे हॉल में गोल गोल घुमा दिया। दोनों ही इस वक्त बहुत खुश थे और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक ही शिवम ने श्वेत परी को दीवार से लगा दिया और उसे किस कर लिया। श्वेत परी ने शिवम के सीने पर दोनों हाथ रखे और उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को, शिवम कितनी बार कहा है, शादी से पहले ये सब मत किया करो। शिवम ने अपनी पकड़ श्वेत परी पर बनाते हुए कहा, अंडरस्को,
तो कर लो ना मुझसे शादी, कब से तो कह रहा हूँ, मुझसे अब नहीं रहा जाता, तुम ही शादी ना करने के बहाने ढूंढती हो, कब से तो कह रहा हूँ हाँ मिल लेता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम ही मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाती नहीं हो, अब क्या मैं इंतजार ही करता रहूं, कब तक तुम्हें दूर से देखता रहूंगा। श्वेत परी उदास हो गई। भला वह शिवम से क्या कहती कि वह परीलोक की परी है और वह तो बस यहाँ किसी की मदद करने आई है, और इस बीच उसे शिवम अच्छा लगने लगा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे शादी। श्वेत परी अपनी पकड़ शिवम से छुड़वाने लगी तो शिवम ने अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, अंडस्को बहुत हुआ श्वेत, कर लो ना मुझसे शादी। श्वेत परी ने शिवम की बातों को इग्नोर करके उसके बाजू पर अपनी हाथ लपेटते हुए कहा, अंडस्को चलो ना शिवम, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। शिवम ने श्वेत परी के माथे को चूमकर कहा, अंडस्को आज भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, देखता हूँ कब तक इग्नोर करती हो। और फिर अचानक ही श्वेत परी की आंखों में देखकर पूरी शिद्दत के साथ बोला, अंडस्को मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना, शिवम तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाएगा, मैंने आज तक इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना तुमसे करता हूँ। फ्लैशबैक एंड। श्वेत परी ने शिवम के माथे पर आए हुए बालों को हटाकर कहा, अंडस्को मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे ये परी लोक छोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अगले ही पल श्वेत परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोली, अंडस्को लेकिन उस देव के बच्चे ने मुझे फंसा दिया, प्लीज तुम मुझे जल्दी से मना लेना, तुम मुझे थोड़ा भी एफर्ट लगाकर मनाओगे ना तो मैं मान जाऊंगी, मना लोगे ना मुझे। कहते हुए श्वेत परी के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। तभी श्वेत परी ने महसूस किया कि शिवम की आंखें खुल रही है। श्वेत परी जल्दी से शिवम से दूर हो गई और गेट के पास चली गई और फिर जानबूझकर गेट को खटखटाते हुए बोली, अंडस्को ओ हेलो, तुम्हें आराधना आंटी बुला रही है। शिवम के कानों में जब किसी लड़की की आवाज गई तो उसने तकिया उठाया और अपने कानों पर रख लिया। ये देखकर श्वेत परी को हल्का सा गुस्सा आ गया। उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को ओ हेलो, तुमसे कह रही हूँ, आराधना आंटी बुला रही है। शिवम ने बिना देखे कहा, अंडस्को बोल दो आंटी से कि मैं नहीं आ रहा। श्वेत परी शिवम के जवाब से इरिटेट हो चुकी थी। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को जब बड़े बुलाते हैं तो चले जाना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए, शायद तुम्हें नाश्ते पर बुला रही है, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खड़े होकर नीचे आ जाओ। शिवम को गुस्सा आ गया और उसने तकिया लिया और श्वेत परी की ओर फेंक कर गुस्से में कहा, अंडस्को जाओ यहाँ से, शिवम दीवान किसी का नौकर नहीं है। शिवम ने अब भी श्वेत परी की ओर नहीं देखा। वही श्वेत परी शिवम का इतना गुस्सा देखकर अंदर ही अंदर सहम गई। कहीं ना कहीं शिवम के गुस्से का कारण वही थी। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका शिवम उससे बहुत दूर जा चुका है। श्वेत परी ने एक बार फिर कहा, अंडस्को देखो, आराधना आंटी बहुत देर से तुम्हें बुला रही है, प्लीज चलो। अब शिवम का गुस्सा दुगना हो गया। शिवम बेड से उठा और उसने श्वेत परी की ओर देखा और कुछ सेकंड तक श्वेत पुरी को ही देखता रहा। वही श्वेत परी भी नजरें टिकाकर शिवम को ही देखती रही। शिवम ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को खड़ी क्यों हो, यहाँ जाती क्यों नहीं, जाकर कह दो आराधना आंटी को थोड़ी देर में आ रहा हूँ। श्वेत परी ने जब शिवम के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसकी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह आंखें फाड़े शिवम को ही देखती रही। शिवम उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसे जानता ही नहीं। वही श्वेत परी कुछ बोलने को हुई तो शिवम ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को निकलो यहाँ से, जाकर अपना काम करो। श्वेत परी शिवम के पास से आ गई। श्वेत परी के दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। कहीं शिवम की याददाश्त तो नहीं चली गई, कहीं महारानी परी ने शिवम की याददाश्त गायब तो नहीं कर दी। सोचते सोचते श्वेत परी दीवान महल के गार्डन में आ गई। श्वेत परी का चेहरा पूरे तरह से उतरा हुआ था। तभी देव ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को क्या हुआ। श्वेत परी ने देव को देखकर कहा, अंडस्को शिवम की याददाश्त चली गई। ये सुनते ही देव जोर जोर से हंसने लगा। वही देव को हंसता हुआ देखकर श्वेत परी को गुस्सा आ गया। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को हंस क्यों रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, उसने मुझे देखा और पहचाना भी नहीं। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को बहन, जब सबकी लव स्टोरी इतनी मुश्किलों से गुजर रही है तो तेरी आसन कैसे हो सकती है।
शिवम तुझसे नाराज है, इसलिए उसने तुझे पहचाना नहीं, शायद तुझे अब इग्नोर करना चाहता है। ये सुनते ही श्वेत परी देव के पीछे भागने लगी और उसे गाली देते हुए बोली, अंडस्को कुत्ते, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। गधे, बकरे, भैंसा, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू इतना बुरा कैसे हो सकता है? तूने मुझे मिशन में भी शामिल कर लिया और शिवम मुझसे दूर भी हो गया। सब तेरी वजह से हुआ है। श्वेत परी जब थक गई तो गार्डन की चेयर पर बैठकर रोने लगी। तभी देव उसके पास आकर बोला, अंडस्को, श्वेत परी, हम देवदूत हैं, हमें रोना सूट नहीं करता। श्वेत परी ने देव की तरफ देखा और फिर मुंह घुमा लिया। देव ने कहा, अंडस्को, अरे मैं सच कह रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारी आंखों से आंसू कहाँ आ रहे हैं? ये सुनते ही श्वेत परी ने देव के सीने पर एक पंच मार कर कहा, अंडस्को, देव, जब दिल पर लगती है तो इंसान रोता है, जब तुम्हारे दिल पर लगेगी तुम भी रोगे। देव ने नॉर्मल लहजे में कहा, अंडस्को, तुम मुझे समझा रही हो या मुझे बददुआ दे रही हो? वही श्वेत परी फिर से देव के पीछे भागने लगी और देव आगे आगे भाग रहा था। थोड़ी सी पकड़ा पकड़ाई के बाद दोनों ही थककर गार्डन के बेंच पर बैठ गए। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, ले आए अंगद को। देव ने कहा, अंडस्को, ले आया, अभी अभी अंदर गया है। वही अंगद जब महल के मेनन गेट पर पहुंचा, उसके गाल पर खींचकर एक चांटा लगा। अंगद का चेहरा एक साइड हो गया। अंगद ने हैरानी से आंख उठाकर देखा तो सामने राजेश्वर जी खड़े हुए थे, जो गुस्से में उसे ही देख रहे थे। वही देव अंगद के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था और उसने राजेश्वर जी की ओर थम्स अप किया। राजेश्वर जी ने एक नजर देव को देखा और फिर से अपने कॉन्फिडेंस के अंदर आकर बोले, अंडस्को, अब क्या लेने आया है यहाँ? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? और कितना मुझे परेशान करेगा? मुझे चैन से मरने देगा कि नहीं? बस तू एक बार आया, जब धरा की चिता को अग्नि दी जा रही थी, उसके बाद तूने अपनी शक्ल मुझे दिखाना जरूरी नहीं समझा, तो अब क्यों आया है? जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर राजेश्वर जी ने अंगद की बाजू पकड़ी और उसे घर से बाहर की तरफ धकेल दिया। देव तो चुपचाप खड़ा हुआ था। देव ने अंगद को पिटवा भी दिया और अंगद को पता भी नहीं चला। अंगद ने देव की ओर देखा तो देव ने धीरे से कहा, अंडस्को, देखो, अगर अपनी शादी का सच जाना है तो मामा जी का एक दो चांटा तो खाना ही पड़ेगा। अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ, जाकर मामा जी के पैरों में बैठ जाओ, तुम्हें तुम्हारी शादी का सच बता देंगे। अंगद ने ऐसा ही किया। वह 4 कदम चला और झटके से अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने राजेश्वर जी के पैरों पर अपने हाथ लपेट दिए और फूट फूट कर रोने लगा। अंगद ने कहा, अंडस्को, प्लीज पापा, बता दीजिए ना, क्या सच है? आपने मेरी शादी अनिका से क्यों की, बताए ना पापा जी। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्लीज पापा जी, बता दीजिए, आज चुप मत रहिए। राजेश्वर जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अंडस्को, क्यों बताओ? मैं तुझे तेरी शादी का सच क्या करेगा अब सच सुनकर? जब तू अनिका को अपनी जिंदगी से निकाल ही चुका है, जब तू अनिका पर लालछन लगाकर उसे सड़क पर छोड़ दिया, तो अब तुझे शादी का सच क्यों सुनना है? क्या करेगा शादी का सच सुनकर? जा यहाँ से, तुम तीनों भाई तो कहीं नहीं जाओगे, मुझे ही जाना होगा हमेशा के लिए। चला जाऊंगा यहाँ से, तब शायद तुम तीनों भाइयों को अकल आए। अंगद ने एक बार देव की तरफ देखा तो देव ने इशारों में कहा, अंडस्को, की और कसकर पर पकड़ ले, आज तो मामा जी तुझे बता ही देंगे। अंगद ने फिर से राजेश्वर जी के पैरों पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, अंडस्को, पापा प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे बता दीजिए, आखिर आपने मेरी अनिका से शादी क्यों की? पापा, इतना तो मुझे जानने का हक है। पापा, मैं सच कहता हूँ, अनिका को मना कर वापस ले आऊंगा। वह आएगी तेरे साथ, तेरे जैसे इंसान के साथ। कोई लड़की अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहेगी। उस लड़की ने न जाने कितना गुस्सा सहा, कितना कुछ झेला। तेरा गुस्सा, तेरा एटीट्यूड, तेरी नाराजगी, बिना कुछ कहे सब कुछ झेलती रही और बदले में तूने क्या किया? उसे करेक्टली साबित करके सड़क पर छोड़ दिया। राजेश्वर जी ने गुस्से में कहा। अंगद ने अब भी राजेश्वर जी के पैर नहीं छोड़े। अंगद ने कहा, अंडस्को, पापा एक बार बता दीजिए, मैं सच कहता हूँ फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं अनिका के पैरों पर गिरकर माफी मांगूंगा। प्लीज पापा, बता दीजिए, आपने मेरी शादी अनिका से क्यों की? राजेश्वर जी को इस वक्त अंगद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका अंगद को कुछ भी बताने का मन नहीं था। उन्होंने कहा, अंडस्को, मेरा मन नहीं है,
तुमसे बात करने का दिल खट्टा हो गया है तुम्हारी तरफ से मेरा, पर छोड़ो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, छोड़ो मेरा पैर। लेकिन अंगद ने राजेश्वर जी के पैर नहीं छोड़े और तभी सबके कानों में एक आवाज आए, अंडस्को, अंगद मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अनिका से क्यों की। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आराधना जी की थी। अंगद खड़ा हो गया और अपने आंसू पोंछकर आराधना जी के सामने गया। आराधना जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से अंगद के आंसू पोंछे और फिर अपने दोनों हाथों से अंगद का चेहरा भरकर कहा, अंडस्को, क्योंकि अनिका राधेश्याम की बेटी है। ये सुनते ही अंगद की आंखें हैरानी से फैल गई। अंगद ने हैरान होकर राजेश्वर जी की ओर देखा। राजेश्वर जी ने पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहते हो आराधना जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंगद ने फिर देव की तरफ देखा। देव ने भी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहते हो अंडस्को, हाँ अनिका राधेश्याम जी की बेटी है। अंगद तो ऐसे खड़ा था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। अंगद एकदम से झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में पुरानी बातें घूमने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि अनिका राधेश्याम जी की बेटी हो सकती है। राधेश्याम कोई और नहीं बल्कि अंगद का बॉडीगार्ड था। फ्लैशबैक। अंगद 10 साल का था, तब से ही राधेश्याम जी दीवान महल में बॉडीगार्ड की जॉब किया करते थे। तीनों भाइयों को अकेले राधेश्याम जी ही संभालते थे। उनके साथ स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, तीनों भाई जहां जाते हैं राधेश्याम जी उनके साथ ही जाते थे। राधेश्याम जी के साथ तीनों की ही एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। राधेश्याम भी तीनों को अच्छे से ट्रीट करते थे। राधेश्याम जी के होते हुए राजेश्वर जी ने कभी भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। राजेश्वर जी को राधेश्याम जी पर इतना भरोसा था कि राधेश्याम जी खुद मर जाएंगे लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, और इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपने तीनों बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी राधेश्याम जी के ऊपर छोड़ी हुई थी। एक दिन राधेश्याम जी जब दीवान महल आए, तो उनके साथ 5 साल की एक लड़की भी थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें, भारी भारी पलकें जो उसके चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वही तीनों भाई गार्डन में खेल रहे थे और तभी अंगद का ध्यान अनिका पर गया। अंगद भागता हुआ राधेश्याम जी के पास आकर बोला, अंडस्को, अंकल ये परी सी लड़की कौन है। राधेश्याम जी बोले, अंडस्को, बेटा ये मेरी बेटी है, आज मेरे साथ आने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। अंगद ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अंडस्को, चल तू मेरे साथ खेल, तुझे मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं। अनिका ने एक बार अपने पापा की तरफ देखा, तो राधेश्याम जी ने कहा, अंडस्को, हाँ जाओ खेलो। और अनिका अंगद के पास चली गई। अंगद अनिका पूरा दिन गार्डन में खेलते रहे। दोनों ने लंच भी नहीं किया। दोनों एक बॉल को लेकर पूरा दिन खेलते रहे। खेलते खेलते रात हो गई लेकिन दोनों का मन नहीं भरा। शाम को राधेश्याम जी जब घर जाने लगे तो अनिका को आवाज लगाकर बोला, अंडस्को, गुड़िया मेरे पास आ जाओ। अनिका भागते हुए अपने पापा के पास गई और उनके हाथों को पकड़ लिया, और तभी अंगद ने कहा, अंडस्को, अंकल कल भी इसे लेकर आना, हम कल भी बहुत सारा खेलेंगे। राधेश्याम जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अनिका को लेकर वहां से चले गए। वहीं अंगद भी अपनी बोल लेकर अंदर चला गया। अंगद जब अंदर आया तो राजेश्वर जी ने पूछा, अंडस्को, क्या बात है, आज पूरा दिन गार्डन में ही खेलते रहे, लंच भी नहीं किया और उस लड़की को भी कुछ नहीं खिलाया। अंगद ने माथे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, पापा मैं तो भूल ही गया, कोई बात नहीं, कल आएगी ना तब खिला दूंगा। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, और कल क्यों आएगी। अंगद बोला, अंडस्को, क्योंकि मैंने अंकल से कहा है, उसे लेकर आए, उसके साथ मुझे खेलना अच्छा लगता है। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, अच्छा अच्छा ठीक है, आजा खाना खा ले। अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अंगद के हाथ बहुत गंदे थे इसलिए राजेश्वर जी ने उसे अपने हाथों से खिला दिया। थोड़ी देर बाद अंगद अपने कमरे में जाकर सो गया। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, अच्छा अच्छा ठीक है, आजा खाना खा ले। अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अंगद के हाथ बहुत गंदे थे इसलिए राजेश्वर जी ने उसे अपने हाथों से खिला दिया। थोड़ी देर बाद अंगद अपने कमरे में जाकर सो गया। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर संडे राधेश्याम जी अनिका को लेकर दीवान महल लेकर आते। अंगद अनिका के साथ पूरा दिन बॉल खेलता, खूब मस्ती करता। अंगद और अनिका की खूब अच्छी दोस्ती हो गई। अंगद अनिका का ध्यान भी रखता था। कुछ दिनों बाद राजेश्वर जी ने अंगद और यज्ञ को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया। अंगद वहां रहकर अनिका को भूल गया। अनिका तो पहले से ही छोटी थी,
इसलिए वह तो अंगद को बहुत जल्द ही भूल गई थी। कुछ सालों बाद अंगद और यज्ञ एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। राधेश्याम जी उसे लेने आए थे। राधेश्याम जी को देखकर अंगद और यज्ञ दोनों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन अब अंगद और यज्ञ दोनों के अंदर एटीट्यूड आ चुका था। वही राधेश्याम जी को लगा कि अंगद और यज्ञ उससे बहुत प्यार से पेश आएंगे, लेकिन दोनों ही एटीट्यूड के बोझ के तले दबे हुए थे। तो उन्होंने राधेश्याम जी को देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। राधेश्याम जी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वह समझ गए कि अंगद और यज्ञ बहुत दूर निकल चुके हैं। फ्लैशबैक एंड अंगद अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आज भी अनिका का वह चेहरा नजर आया, जब वह पहली बार अनिका से मिला था। अनिका के साथ खेलना, हंसना, पूरे गार्डन में भागना, अंगद को सब कुछ याद आ रहा था। अंगद का चेहरा इस वक्त बहुत उदास था। तभी देव अंगद के कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडस्को, सोच क्या रहा है? जा, चला जा, मना ले अपनी अनिका को। अंगद ने कहा, अंडस्को, देव, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, बहुत ज्यादा गलतियां की है। अनिका को कभी समझ ही नहीं पाया, कभी उसके दिल की हालत को समझा ही नहीं। वह तो मुझे शादी के पहले दिन से ही सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे इतना हक ही नहीं दिया। देव ने कहा, अंडस्को, अंगद, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आज से तुम अनिका के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अंगद ने कहा, अंडस्को, वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एक पति को तो शायद माफ कर भी दे, लेकिन एक दोस्त को कैसे माफ करेगी? मैं तो उसे ऐसे भूल गया जैसे कभी उससे मिला ही नहीं, जबकि पूरे गार्डन में उसका हाथ पकड़ कर भागता था, पूरा दिन उसके साथ बॉल खेलता था। संडे को एक्साइट होता था कि राधेश्याम अंकल की गुड़िया के साथ खेलूंगा। अगले ही पल अंगद ने गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, तुझे पता है देव, अंकल को गोली मेरी वजह से लगी थी। मेरी वजह से उनकी डेथ हुई और यही रीजन है कि पापा ने मेरी शादी अनिका से कर दी और मैं कभी इस बात को समझा ही नहीं। फ्लैशबैक अंगद ने दीवान इंडस्ट्रीज को संभाल लिया था। वही राधेश्याम जी की उम्र हो गई थी, इसीलिए राजेश्वर जी ने उन्हें ड्राइवर का काम दे दिया था और वह भी ड्राइवर के काम में खुश थे, क्योंकि उनकी तनख्वाह कम नहीं हुई थी, उतनी ही थी, जिससे उनका परिवार अच्छे से चल रहा था। आज राधेश्याम जी का रिटायरमेंट था। हालांकि उनकी उम्र 45 साल थी, लेकिन उनके शरीर में कई बीमारियों ने घर बना लिया था। उन्हें शुगर, बीपी जैसी कई सारी बीमारियां हो गई थी, जिनके चलते डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था। राधेश्याम जी रेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में 3 बेटी और 1 बेटा था। फिर भी राजेश्वर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अंडस्को, राधेश्याम, तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। अपनी सेहत पर ध्यान दो, रिटायरमेंट ले लो। राधेश्याम जी ने कहा, अंडस्को, सर, अच्छा नहीं लगता बिना काम के खाऊंगा, तो भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगा? इस पर राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? देखा, तुमने अपनी जिंदगी के 25 साल मुझे दिए हैं, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दे ही सकता हूँ। जाकर अपने परिवार के साथ रहो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे परिवार के पास पैसे पहुंचते रहेंगे। राजेश्वर जी के बहुत ज्यादा समझाने पर राधेश्याम जी ने रिटायरमेंट का फैसला ले ही दिया। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, राधेश्याम, इतना मत सोचो, मैं हूं ना, जाओ अपनी बेटी की शादियों की तैयारी करो। अपनी बेटी की शादी में कोई कसर मत छोड़ना। पैसों की जरूरत होगी तो मुझे आकर कहना। राधेश्याम ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, सर, आप शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी की शादी में आकर उसे आशीर्वाद दीजिए। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, राधेश्याम, वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर आऊं। राधेश्याम ने कहा, अंडस्को, सर, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज आप अपना काम निपटा लीजिए, मेरी बेटी की शादी कल रात की है, तब आप आ जाएंगे, बेशक 5 मिनट के लिए ही सही। आप आएंगे तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगेगा। राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। तभी राजेश्वर जी का एम्प्लाई केबिन में परमिशन लेकर आया और बोला, अंडस्को, सर, अंगद सर क्लब में है और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। क्लब के मैनेजर का फोन आया था, आप किसी को भेजकर उन्हें बुला लीजिए। ये सुनते ही राजेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। अंगद बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जब मन करता ऑफिस आता, जब मन करता क्लब चला जाता।
राजेश्वर जी के चेहरे को भांपते हुए राधेश्याम जी ने कहा, सर परेशान मत होइए, मैं ले आता हूँ। राजेश्वर जी ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ, उसे ले आना और दीवान महल छोड़ देना और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। राजेश्वर जी की बात सुनकर राधेश्याम जी ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चले गए। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद राधेश्याम जी ने गाड़ी एक क्लब के बाहर रोकी और जैसे तैसे अंगद को संभालते हुए गाड़ी तक लेकर आए। उन्होंने अंगद को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राधेश्याम जी ने गाड़ी 2-3 किलोमीटर ही चलाई थी कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग होने लगी। राधेश्याम जी बहुत ज्यादा डर गए। फायरिंग बंद नहीं हो रही थी, लगातार उनकी गाड़ी पर फायरिंग हो रही थी। राधेश्याम जी ने जैसे तैसे गाड़ी चला रहे थे। राधेश्याम जी समझ गए थे कि अंगद को मारने के लिए किसी ने प्लान बनाया है। राधेश्याम जी ने अपना फोन लिया और राजेश्वर जी को फोन कर दिया। वही राजेश्वर जी राधेश्याम जी की बात सुनकर घबराने लगे। उन्होंने कब से अपने तीनों बच्चों को बचाकर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए थे। राजेश्वर जी हरकत में आए और कुछ बाउंसर को लेकर राधेश्याम जी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। राजेश्वर जी की गाड़ी जब राधेश्याम जी की गाड़ी के पास पहुंची, तब तक राधेश्याम जी को 2 गोली लग चुकी थी। वही अंगद तो गाड़ी की बैक सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे तो होश ही नहीं था कि उसकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई है। राजेश्वर जी ने राधेश्याम जी को अस्पताल में एडमिट करवाया। वहीं कुछ बाउंसर अंगद को लेकर दीवान महल चले गए। राजेश्वर जी इस वक्त पूरी तरह टूट गए थे। वह जानते थे कि कल राधेश्याम जी की बेटी की शादी है और आज राधेश्याम जी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। राजेश्वर जी का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में राधेश्याम जी का ऑपरेशन हो रहा था और बाहर राजेश्वर जी परेशान होकर चक्कर लगा रहे थे और तभी एक आदमी आकर बोला, सर, राधेश्याम जी की बेटी की शादी जिस परिवार में हो रही थी, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही राजेश्वर जी की परेशानी दुगनी हो गई। अनिका की बारात नहीं आएगी, ये सोच सोच कर राजेश्वर जी का दिमाग खराब हो रहा था और ये सब कुछ हुआ अंगद की वजह से, अंगद की लापरवाही की वजह से, अंगद के एटीट्यूड की वजह से। राजेश्वर जी जैसे भी करके अनिका की शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने रात रात में न जाने कितने ही रिश्ते देख लिए, लेकिन एक भी रिश्ता उन्हें अनिका के लिए सही नहीं लगा। इसी बीच राधेश्याम जी की डेथ हो गई। राजेश्वर जी कॉरिडोर में खड़े थे और वही राधेश्याम जी का पूरा परिवार राधेश्याम जी की डेड बॉडी पर रो रहा था। तीनों बेटियां एक दूसरे को संभाल रही थी। वही छोटा सा बेटा जो अपनी मम्मी के पैरों पर लिपट कर रो रहा था। कुछ रिश्तेदार भी थे। उन सबको देखकर राजेश्वर जी का दिल भर आया। उनका एक सेकंड के लिए मन हुआ कि वह भी जाकर अंगद को उसके किए की सजा दे दे, लेकिन अंगद तो खुद ही होश में नहीं था। उसे क्या सजा देते। वो रात राजेश्वर जी के लिए बहुत कठिन थी। शायद अपनी जिंदगी के 40 सालों में राजेश्वर जी ने इतनी कठिन और भयानक रात नहीं देखी थी जितनी आज देखी थी। राजेश्वर जी का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उस परिवार को रोते बिलखते हुए देखकर राजेश्वर जी का दिल बैठा जा रहा था। राजेश्वर जी का बीपी हाई हो गया। उन्हें एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं था। उनके तीनों ही बेटे उनके नजदीक नहीं जाते थे। उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद धनंजय से थी, क्योंकि धनंजय बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा एटीट्यूड धनंजय के अंदर ही था। वो रात शायद बहुत लंबी थी, जो बीत ही नहीं रही थी, लेकिन रात जितनी भी लंबी हो सवेरे को नहीं रोक सकती थी। वह रात भी बीत गई और सवेरा हुआ। राजेश्वर जी ने राधेश्याम जी की चिता के सामने उनकी पत्नी शीतल को वादा कर दिया कि आज रात उनकी बेटी की शादी जरूर होगी। हालांकि राजेश्वर जी नहीं जानते थे कि वह अनिका की शादी किससे करेंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें जो सही लगा उन्होंने कर दिया। शीतल जी भी राजेश्वर जी को बहुत मानते थी। उन्होंने राजेश्वर जी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हुई थी, जिसके चलते उन्हें भी राजेश्वर जी की बातों पर यकीन हो गया और उन्होंने उनके किए हुए वादे पर यकीन कर लिया। राजेश्वर जी अगले दिन अंगद के पास गए। अंगद अपने केबिन में बैठा हुआ था और जैसे तैसे अंगद को मनाकर उन्होंने अनिका से शादी करवा दी। फ्लैशबैक एंड अंगद ने अपनी आंखों में आए हुए पानी को जैसे तैसे कंट्रोल किया और देव को देखकर कहा, देव, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि पापा ने मेरी कितनी बड़ी गलती माफ कर दी। उन्होंने अनिका की शादी ये सोचकर की कि अनिका इस घर में खुश रहेगी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा अनिका पर निकाल दिया।
कभी उसके परिवार वालों के बारे में नहीं पूछा। अनिका ना जाने कितनी बार मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखती थी, लेकिन मैंने हमेशा ही उसकी नजरों को इग्नोर कर दिया और जब उसे प्यार करना चाहा तब इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच आ गई। देव के पास भी अंगद को समझाने के लिए अल्फाज नहीं थे। देव जानता था इन सब में अंगद की गलती नहीं है। अंगद ने वही देखा जो उसे दिखाया गया, जो उसे सिंघानिया ने दिखाया, तीनों भाइयों के बीच दरार डालने के लिए, तीनों भाइयों को तोड़ने के लिए। नागराज सिंघानिया ने पहला पेतरा आजमाया और पहले ही पेतरे में उसने अनिका और अंगद को अलग कर दिया। उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अंगद बुरी तरह टूट गया और उसने अनिका को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तभी अंगद और देव के कानों में राजेश्वर की आवाज आई, अब रोने से क्या होगा? अंगद, जिस लड़की को तुम्हें पूजना चाहिए था उस लड़की को तुमने पैरों की जूती तले रौंद दिया। जिस लड़की की तुम्हें इज्जत करनी चाहिए थी, उस लड़की पर तुमने लालछन लगाकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। जिस लड़की का परिवार तुम्हारी वजह से बिखर गया, उस लड़की को ही तुमने भी झंझोर कर रख दिया। वह लड़की गूंगी बहरी बनकर तुम्हारे हर जुर्म को सहती रही, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार तुम्हारी वजह से चल रहा है। किस बात का घमंड है? अगर तुम्हारे अंदर पैसे का घमंड है तो मैं 1 मिनट में तुमसे छीन सकता हूँ। अपने शरीर का घमंड है जिसे एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। अपने एटीट्यूड का जो तुमने कमाया नहीं बल्कि मेरे पैसों से बलबूते पर लेकर खड़े हो। उस मासूम सी लड़की को तुमने न जाने कितने ही ताने दिए, कितनी बार बेइज्जत किया, कितनी बार उस लड़की की आंखों में आंसू तुम्हारी वजह से आए। लेकिन मजाल हो कि उस लड़की ने कभी तुमसे शिकायत की हो, कभी नहीं की। लेकिन देख लेना, तुम उसे मनाने जाओगे ना, वह लड़की मानेगी नहीं, क्योंकि तुमने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। अब वह कभी नहीं जुड़ेगी, कभी भी नहीं। कहते हुए राजेश्वर जी कमरे से बाहर जाने लगे और तभी अंगद वापस से उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर उनके पैरों पर अपने हाथ लपेटकर रोने लगा। रोते रोते बोला, को ऐसा मत कहिए पापा, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। वह मेरे साथ नहीं आई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खुद को खत्म कर दूंगा। पापा, मुझे एक और मौका चाहिए। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए कि वह मुझे माफ नहीं करेगी। पापा, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, लेकिन उसकी माफी लेकर रहूंगा। उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, कभी शक नहीं करूंगा। प्लीज पापा ऐसा मत करिए। पापा, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है। पापा प्लीज अपने महादेव से कहिए कि वह मुझे माफ कर दे। पापा, एक मौका तो मुझे दे दीजिए। मैं सच में अनिका के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। देव वहां मानव रूप में था, इसलिए उसे अंगद को देखकर तरस आ रहा था। उसने अंगद को कभी रोते हुए नहीं देखा था। अंगद आज बच्चों की तरह बिलख रहा था। अंगद की हालत देखकर तरस तो राजेश्वर जी को भी आ रहा था, लेकिन तरस से ज्यादा अंगद पर गुस्सा आ रहा था, जिसने पूरी सच्चाई को जानना जरूरी नहीं समझा और अनिका का दिल तोड़ दिया। राजेश्वर जी ने अंगद की बाजू को पकड़कर उसे खड़ा किया और बोले, तुम्हें अनिका की माफी चाहिए ना? अंगद ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजेश्वर जी ने कहा, तो जाओ मना लो अपनी अनिका को। अगर तुम अपनी अनिका को मना कर ले आए तो मैं बहुत धूमधाम से तुम दोनों का स्वागत करूंगा, लेकिन अगर तुम खाली हाथ इस दीवान महल में आए तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये सुनते ही अंगद फिर से घुटनों के बल राजेश्वर जी के सामने बैठ गया और बोला, पापा मुझे माफ कर दो प्लीज। पापा ऐसा मत कहो। पापा मुझे माफ कर दो। मैं जितना प्यार अनिका से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। पापा मैं आपको प्यार करता हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। माफ कर दीजिए पापा। राजेश्वर जी ने फिर से अंगद की बाजू को पकड़ा और उसे खड़ा करके कहा, अगर मेरी माफी चाहिए तो पहले अनिका की माफी लेकर आओ। अगर अनिका ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। अंगद ने हाँ में गर्दन हिला दी और राजेश्वर जी को कसकर गले लगा लिया। अंगद ने फिर देव को देखकर कहा, देव मुझे अभी अनिका के घर जाना है। देव ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर अंगद को देखा और बोला, रात हो गई है, सुबह चलेंगे। अंगद ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं देव, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। अब एक और पल में बर्बाद नहीं करना चाहता। प्लीज देव तू चल मेरे साथ। तू अनिका को समझाएगा तो वह समझ जाएगी। देव ने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर ना करते हुए कहा, भाई मैं अनिका को नहीं समझाऊंगा। मैं क्यों समझाऊं? तेरी बीवी है, तू खुद समझा। मुझसे पूछकर थोड़ी ना तूने उसका दिल तोड़ा था। अब समझाने की बारी आई तो देव तू चल, मैं नहीं जाऊंगा।
देव की बात सुनकर अंगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो पूरे 1 हफ्ते बाद आई थी। अंगद ने कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मत समझना अनिका को, लेकिन मेरे साथ तो चल, तू साथ में होता है तो लगता है जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। देव खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, अब क्या फायदा, अब तो मेरी सारी शक्तियां चली गई। राजेश्वर जी और अंगद दोनों ने कहा, अंडस्को, क्या कहा देव तुमने? देव ने थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, अंडस्को, यही कि मैं अंगद के साथ चला जाऊंगा। राजेश्वर जी से विदा लेकर अंगद और देव दीवान महल से बाहर आ गए। वही देव ने एक बार दीवान महल को देखा और मन ही मन कहा, अंडस्को, यार कुछ गड़बड़ होने वाली है। देव ने मन ही मन कहा, अंडस्को, महारानी परी आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे पीछे दीवान महल को देख लेना। आराधना जी ने मन ही मन कहा, अंडस्को, देव होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। देव ने कहा, अंडस्को, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है? आराधना जी ने कहा, अंडस्को, हाँ देव, गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अभी के अभी परीलोक जाना होगा, परीलोक पर कोई संकट आ गया है। देव ने कहा, अंडस्को, आप परीलोक चली जाएंगी तो दीवान महल को कौन संभालेगा? आराधना जी ने कहा, अंडस्को, देव, जब तक हम भूतनाथ को नहीं पकड़ते तब तक चीजें ऐसे ही बिखरी रहेगी, मुझे परीलोक जाना होगा। तुम इंसान बनकर जितना संभाल सकते हो संभाल लो। तभी श्वेत परी, जो कि छत पर बैठी हुई शिवम के ख्यालों में थी, उसने भी मन ही मन कहा, अंडस्को, मत जाए महारानी परी, यहाँ आपकी जरूरत है। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, तुम दोनों समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना भूतनाथ की तरह और कैदी भी भाग जाएंगे। वैसे भी धरा को परी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसे प्रक्रिया में मेरा होना जरूरी है, मेरे बिना कोई भी साधारण आत्मा परी नहीं बनती। देव ने महारानी परी से कहा, अंडस्को, ठीक है, आप जाए और जल्दी आइएगा। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, मैं जा रही हूँ, लेकिन अब तुम दोनों की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम मन ही मन किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम दोनों को मुझसे बात करने का मन हुआ तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं खुद तुमसे संपर्क करूंगी। देव ने महारानी परी से गुस्से में कहा, अंडस्को, महारानी पर यह क्या कर रही हो? एक तो दीवान महल को छोड़कर जा रही हो, ऊपर से हमारी शक्तियां भी अपने साथ लेकर जा रही हो। महारानी परी ने कहा, अंडस्को, तुम्हें शक्तियां देकर मैं तुम दोनों की जिंदगी का जोखिम नहीं उठा सकती। अगर भूतनाथ ने तुम दोनों में से किसी को भी पहचान लिया तो मारते हुए एक बार भी नहीं सोचेगा। जब तक तुम मानव रूप में हो, भूतनाथ से बचे हुए हो, समझे, जब तक मैं इस बात का तोड़ नहीं निकाल लेती तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं दे सकती। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर महारानी परी में दीवान महल से गायब होकर परीलोक चली गई। महारानी परी के जाते ही श्वेत परी और देव दोनों के मन के संपर्क भी टूट गए। दोनों ही अब फोन पर ही बात कर सकते थे। वही महारानी परी जब गई तब उन्होंने राजेश्वर जी की सारी पुरानी यादों को मिटा दिया। राजेश्वर जी को याद भी नहीं रहा कि महारानी परी दीवान में आई थी और चली भी गई। वह सारी यादें महारानी परी अपने साथ ही ले गई। राजेश्वर जी को कुछ भी याद नहीं था। अंगद गाड़ी चला रहा था और देव अंगद के बराबर में बैठा हुआ था। देव का दिमाग इस वक्त पूरी तरीके से खराब था। वह बिना जादू के कुछ भी नहीं कर सकता था। पहले तो वह मन ही मन श्वेत परी और आराधना जी से बात भी कर सकता था, लेकिन अब तो उसके मन के तार भी टूट चुके थे। वही दूसरी तरफ राजेश्वर जी गार्डन में खड़े हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। शायद कुछ पुरानी यादें याद करके उनका दिल भर आया था और तभी उन्होंने आंख उठाकर देखा तो कई बॉडीगार्ड ने उन्हें पॉइंट किया हुआ था। ये देखकर राजेश्वर जी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, अंडस्को, कौन हो तुम? बॉडीगार्ड ने राजेश्वर जी की बातों का जवाब नहीं दिया। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने राजेश्वर जी के ऊपर कंबल डाला और उसे उठाकर ले गए। राजेश्वर जी किडनैप हो गए। ये बात वहां महल में किसी को नहीं पता थी। शिवम रोज की तरह ड्रिंक करके अपने कमरे में लेटा हुआ था। वही श्वेत परी शिवम की यादों में छत पर ही बैठी थी। कुछ वक्त बीत गया। अंगद और देव दोनों ही अनिका के घर के बाहर पहुंच गए। अनिका के घर के बाहर जो गली थी, उस गली में अंगद की गाड़ी अंदर नहीं आई, इसीलिए दोनों ही पैदल अनिका की गली में खड़े हुए थे और अनिका के घर को निहार रहे थे। ना तो देव की अंदर जाने की हिम्मत थी और ना ही अंगद की। अंगद की हिम्मत ने तो जवाब दे रखा था, वह तो मन ही मन अनिका को कैसे फेस करेगा सोच रहा था।
वही दूसरी तरफ दीवान महल में यामिनी यश के साथ सोफे पर बैठी हुई खेल रही थी और तभी दीवान महल में पुलिस आई। पुलिस को देखकर यामिनी डर गई, उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। यामिनी ने राजेश्वर जी को आवाज लगाकर कहा, अंडस्को पापा जी। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। पुलिस के साथ साथ कुछ लेडीज कांस्टेबल भी थी। यामिनी को डर तो लग रहा था क्योंकि उसने कभी पुलिस को ऐसे नहीं देखा था, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को आप सब यहाँ क्यों आए हैं? उनमें से एक लेडीज कांस्टेबल ने कहा, अंडस्को तुम्हारा नाम यामिनी है? यामिनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेडीज कांस्टेबल ने यामिनी को हथकड़ी पहना दी। ये देखकर यामिनी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। यामिनी ने नम आंखों से कहा, अंडस्को लेकिन मैंने किया क्या है? लेडीज कांस्टेबल ने कहा, अंडस्को आप पर चोरी का इल्जाम है। यामिनी ने कहा, अंडस्को मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं क्यों चोरी करूंगी? किसने लगाया है मुझ पर यह इल्जाम? मैंने सब ने मुड़कर उसे आवाज की तरफ देखा तो वहां यज्ञ खड़ा हुआ था, जो सुलगती हुई आंखों से यामिनी को ही देख रहा था। यामिनी ने जब यज्ञ को वहां देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं हुआ। यामिनी ने कहा, अंडस्को यज्ञ ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का। मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? यामिनी ने कहा, अंडस्को यज्ञ ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का। मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? यज्ञ ने कहा, अंडस्को बिल्कुल लगवा सकता हूँ, इनफैक्ट ये कोई इल्जाम नहीं है। तुमने मेरे ऑफिस में से बहुत जरूरी दस्तावेज चोरी किए हैं, जिसकी वजह से मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। अब तुम तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। यामिनी ने कहा, अंडस्को यज्ञ बहुत हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यामिनी ने फिर से राजेश्वर जी को आवाज लगाए, अंडस्को पापा देखिए यज्ञ क्या कर रहा है। लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। यज्ञ ने यामिनी के जबड़े को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हें क्या लगा तुम एक साथ दो दो लड़कों की जिंदगी से खेलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? एक तरफ तुमने मेरे भाई को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी तरफ मेरे बेटे को जन्म देकर महान बनने की कोशिश कर रही हो। यज्ञ क्या बोल रहा था यामिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यज्ञ ने फिर से यामिनी के जबड़े को दबाते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि यश मेरा बेटा है? मुझे सब पता है। यामिनी की आंखों में आंसू गिरकर यज्ञ के हाथों पर आने लगे, लेकिन यज्ञ को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका सारा गुस्सा अब यामिनी पर ही निकल रहा था। वही यामिनी अपनी सफाई देना चाहती थी लेकिन यज्ञ उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। यज्ञ ने यामिनी का जबड़ा बहुत बुरी तरह छोड़ा और यामिनी फर्श पर जा गिरी। यामिनी रो रही थी और यज्ञ को सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था उसने यामिनी से बदला ले लिया। अब यामिनी को सारी जिंदगी जेल में सड़ाकर उसे सुकून मिल जाएगा, लेकिन यज्ञ नहीं जानता था जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब वह भी अंगद की तरह बिखरा बिखरा फिरेगा। यामिनी ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और बोली, अंडस्को यज्ञ तुम गलत समझ रहे हो। मेरा शिवम से कोई रिश्ता नहीं है, चाहे तो शिवम को बुलाकर पूछ लो। यज्ञ यामिनी के पास जाकर उसके पास पंजों के बल बैठ गया। उसने यामिनी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, अंडस्को तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? तुम और शिवम को मैंने ना जाने कितनी बार देखा है। अब मेरे पास तो तुम्हारी और शिवम की फोटोग्राफर्स भी है। यामिनी रो रही थी और यज्ञ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही श्वेत परी अपनी ही सोच में गुम सीढ़ियों से नीचे होते हुए आ रही थी और तभी उसने घर के हॉल में यामिनी को देखा। श्वेत परी की नजर पुलिस पर गई तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वह जल्दी से सीढ़ियों से होती हुई गई और उसने यामिनी को उठाया। तभी यज्ञ ने कहा, अंडस्को श्वेत छोड़ो इसे, तुम आराधना आंटी की मेहमान हो, तुम मेहमान की तरह रहो, मेरे और यामिनी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही श्वेत को गुस्सा आ गया और उसने भी यज्ञ को देखकर लगभग गुस्से में कहा, अंडस्को दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, खराब तो नहीं हो गया? क्या कर रहे हो यामिनी के साथ? हालत देखो इसकी क्या कर दी तुमने, और यह पुलिस ये यहाँ क्यों आए है? यज्ञ ने हंसते हुए कहा, अंडस्को क्योंकि तुम्हारी इस यामिनी ने मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को चुरा लिए और जाकर मेरे कंपटीटर को बेच दिया। अब मुझे पता चल गया तो मैंने एक्शन ले लिया और अब इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यामिनी रो रही थी। वैसे तो यामिनी बहुत मजबूत थी लेकिन आज तो वह टूट गई।
यामिनी ने रोते रोते श्वेत से कहा। श्वेत, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। मैं तो बस अपने बच्चे के साथ पिछले 1 हफ्ते से दीवान महल में ही हूँ। मैं कहीं नहीं गई तो मैंने कैसे चुराए? श्वेत ने यामिनी को संभालते हुए कहा। मैं जानती हूँ यामिनी, तुम फिक्र मत करो, कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। यज्ञ ने एक लेडीज कांस्टेबल की ओर इशारा किया। उस लेडीज कांस्टेबल ने यामिनी की कलाई पकड़ ली और उसे खींचने लगी। वहीं दूसरी तरफ श्वेत परी भी यामिनी को खींच रही थी। श्वेत परी ने चिल्लाकर कहा, क्यों लेकर जा रही है? क्या किया है इसने? इसने कोई चोरी नहीं की समझी। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन लेडीज कांस्टेबल ने यामिनी का हाथ नहीं छोड़ा। वहीं यामिनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका बच्चा भी सोफे पर बैठा हुआ रो रहा था। यज्ञ ने आगे बढ़कर यश को गोद में उठा लिया। यज्ञ ने श्वेत की ओर देखकर कहा, श्वेत, तुम चाहोगी तो यामिनी को बचा नहीं पाओगी। बिल्कुल नहीं बचा पाओगी। मैं यामिनी को जेल से बाहर आने ही नहीं दूंगा। वहीं यामिनी को गुस्सा आ गया और उसने दोनों हाथ पर झटका मारा और यज्ञ के सामने आकर उसका कॉलर पकड़कर कहा, क्या किया है मैंने, जो तुम मेरे साथ यह सब कर रहे हो? मैं सच कहती हूँ, मेरा शिवम से कोई रिश्ता नहीं। यज्ञ को यामिनी की हरकत पर गुस्सा आ गया और उसने यामिनी की कलाई पकड़कर कांस्टेबल को पकड़ाते हुए कहा, इस बार अगर हाथ छूट गया तो जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वह सारे पैसे वापस ले लूंगा और तुम पर रिश्वत लेने का केस करूंगा। ये सुनते ही कांस्टेबल ने कसकर यामिनी का हाथ पकड़ लिया। श्वेत भी आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वह चाहती तो एक ही चुटकी में सब कुछ सॉल्व कर सकती थी, लेकिन महारानी परी जाते जाते श्वेत परी का जादू भी ले गई। श्वेत ने एक बार यामिनी को देखा और एक बार यज्ञ को और फिर भागते हुए शिवम के कमरे में गई। शिवम इस वक्त पेट के बल सो रहा था। उसके पास खाली गिलास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर श्वेत परी समझ गई कि शिवम ने आज भी ड्रिंक की थी और फिर पूरी तरीके से नशे में होने के कारण सो गया। श्वेत परी ने शिवम को जगाने की कोशिश की, लेकिन शिवम एक बार भी नहीं जगा। श्वेत परी बार बार शिवम की बाजू पकड़कर उसे हिलाती रही, लेकिन शिवम तो जैसे गहरी नींद में था। उससे तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। वही श्वेत परी ने जब देखा शिवम जग नहीं रहा तो वह भागते हुए वापस आई। तब तक कांस्टेबल यामिनी को खींचती हुई दीवान महल के बाहर लेकर चली गई। श्वेत परी कांस्टेबल के सामने आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यामिनी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। लेकिन कांस्टेबल उसकी एक की बात नहीं सुनी। उसने यामिनी को खींचकर गाड़ी में बैठा दिया। वही यामिनी का तो रो रो कर बुरा हाल था। यामिनी ने आखिरी में श्वेत से कहा, श्वेत, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। श्वेत परी कुछ बोलती उससे पहले ही यज्ञ ने कहा, बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लूंगा, तुम्हें यश के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही श्वेत परी ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, यज्ञ, ऐसा मत करो, तुम पछताओगे। वह सच कह रही है। शिवम और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है, वह दोनों दोस्त हैं। ये सुनते ही यज्ञ ने चिल्लाकर श्वेत परी से कहा, तुमसे कहा ना, हमारे घर के मामलों में मत बोलो। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, और ज्यादा बकवास करोगी तो मुझे सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में, समझी तुम? वही यज्ञ ने इंस्पेक्टर की ओर देखा और वह पुलिस वाले यामिनी को लेकर चले गए। वहीं यामिनी तो बस रो रही थी। आज वह बहुत बेबस थी। यामिनी ने रोते रोते खुद से कहा, देव, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो देव, तुम कहाँ हो? देव का जादू खत्म हो गया था। उसका फोन भी गाड़ी के अंदर था। वह तो अभी अंगद के साथ अनिका के घर के बाहर खड़ा था, लेकिन अचानक ही देव ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अब तो और ज्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। वही श्वेत परी एक बार फिर शिवम के कमरे में भागती हुई गई, क्योंकि शिवम ही था जो उस यज्ञ को अपने और यामिनी के रिश्ते के बारे में सच बता सकता था। श्वेत ने एक बार फिर शिवम की बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, शिवम, उठ जाओ। शिवम, देखो, यामिनी को पुलिस ले गई है। यज्ञ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यज्ञ को लगता है कि तुम्हारे और यामिनी के बीच में कुछ चल रहा है। शिवम, उठ जाओ, यज्ञ को सच बता दो। शिवम, देखो, उसे पुलिस ले गई, पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। शिवम, उठ जाओ। लेकिन शिवम तो जैसे पूरे तरीके से नींद की आगोश में था। उसने तो एक बार भी हुंकार नहीं लिया। श्वेत परी समझ गई कि वह शिवम को उठा नहीं पाएगी। श्वेत परी फिर से हाल में आई तो उसने देखा यज्ञ अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहा था।
श्वेत परी ने यज्ञ को रोकते हुए कहा, अंडस्को, इतना बड़ा जुर्म करके कहाँ जा रहे हो? अपने जुर्म से बचना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? यामिनी निर्दोष है। यामिनी और शिवम का कोई रिश्ता नहीं, बल्कि यामिनी और शिवम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते हैं। श्वेत परी बोल जा रही थी लेकिन यज्ञ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। यज्ञ ने तो गुस्से में अपना बैग उठाया, अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और चला गया। श्वेत परी फिर से उसके पास गई और सामने जाकर बोली, अंडस्को, भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे, लेकिन उस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, देव भी नहीं। मैं श्वेत तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, तब मैं देव को तुम्हारी मदद नहीं करने दूंगी। यज्ञ ने गुस्से में श्वेत को देखकर कहा, अंडस्को, बहुत ज्यादा बोलती हो। यामिनी के साथ रहकर सब बहुत ज्यादा बोलने लगे, जानती नहीं है किसके सामने खड़ी हो। यज्ञ दीवान नाम है मेरा, समझी? रही बात पछताने की, तो यज्ञ आज तक नहीं पछताया, तो अब क्या पछताएगा? कहते हुए यज्ञ ने श्वेत को अपने सामने से हटाया और चला गया। वही श्वेत ने जल्दी से अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। आज तो श्वेत परी को अपना फोन भी नहीं मिल रहा था। वह जैसे तैसे भागकर शिवम के कमरे में गई और उसने शिवम का फोन हाथों में लिया और उसका पासवर्ड याद करने लगी, और तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। श्वेत और शिवम दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए डिनर कर रहे थे। जहां श्वेत का पूरा ध्यान डिनर करने में था, वहीं शिवम का पूरा ध्यान वह श्वेत को देखने में था। क्योंकि श्वेत आम लड़कियों से ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि वह परी थी, इसलिए उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जिसे देखकर शिवम का मन कभी नहीं भरता था। वह हमेशा ही श्वेत को ऐसे ही देखता रहता था। श्वेत ने डिनर खत्म किया और शिवम की ओर देखा तो श्वेत का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। श्वेत ने कहा, अंडस्को, शिवम, मुझे इतना क्यों ताड़ते रहते हो? कुछ और काम नहीं है? शिवम ने अपना एक हाथ बढ़ाया और श्वेत के होठों पर लगे सॉस को उंगली से हटकर सक कर दिया और फिर बोला, अंडस्को, नहीं, मुझे कुछ और काम नहीं है, मैं दिन रात तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, अच्छा, तो मुझे देखकर तुम्हारा काम चल जाएगा। शिवम ने कहा, अंडस्को, नहीं चलेगा तो नहीं, लेकिन चला लूंगा, क्योंकि शादी तो तुम मुझसे करोगी नहीं, मुझे पागल ही बनाती रहोगी। ये सुनकर श्वेत परी हंसने लगी। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, शादी क्यों नहीं करूंगी, वक्त आने पर शादी भी कर लूंगी, बार बार ऐसी बात बोलकर मेरा दिल मत दुखाया करो। शिवम ने कहा, अंडस्को, तुम्हारा दिल कहाँ से दुख गया? तुम तो हंस रही हो। श्वेत परी ने अपना एक हाथ शिवम के हाथ पर रखा, उसे दबाकर कहा, अंडस्को, दुखता है दिल, तुम नहीं समझोगे, खैर छोड़ो, अपना फोन दो। शिवम ने कहा, अंडस्को, फोन का क्या करोगी? तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं है। श्वेत परी ने कहा, अंडस्को, मेरे पास मेरा फोन है, लेकिन मुझे तुम्हारे फोन से अपनी एक सेल्फी लेनी है। शिवम ने आईब्रोज उचका कर श्वेत को देखा, तो श्वेत ने कहा, अंडस्को, अरे मैं इतने अच्छे से तैयार होकर आई हूं, तो एक फोटो तो बनती है ना। शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना फोन श्वेत को दे दिया। श्वेत ने कहा, अंडस्को, इसका पासवर्ड। शिवम ने कहा, अंडस्को, शिवम की श्वेत। श्वेत बोली, अंडस्को, मजाक का टाइम नहीं है, पासवर्ड बताओ। शिवम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही पासवर्ड है, शिवम की श्वेत। ये सुनकर श्वेत ने एक बार फिर शिवम की आंखों में देखा। शिवम की आंखों में श्वेत के लिए बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि श्वेत उस प्यार को समझ रही थी, महसूस कर रही थी, और कहीं ना कहीं शिवम के प्यार से डर भी रही थी। लेकिन अगले ही पल श्वेता ने अपने दिमाग से यह सारे ख्याल झटक दिए और पासवर्ड खोलकर अपनी और शिवम की एक सेल्फी ले ली। फ्लैशबैक एंड। श्वेत ने शिवम का फोन लिया और उसमें पासवर्ड एंटर किया और शिवम का फोन ओपन हो गया। श्वेत ने सबसे पहले देव को कॉल किया, लेकिन देव का फोन गाड़ी में रखा हुआ था, इसलिए उसने उठाया नहीं। श्वेत परी ना जाने कब तक देव को कॉल करती रही, लेकिन देव ने श्वेत परी का फोन रिसीव ही नहीं किया। श्वेत परी ने फोन को देखा और पैर पटक कर गुस्से में कहा, अंडस्को, इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? जब उसे किसी की जरूरत होती है तो उसके साथ क्यों नहीं होता? अगर आज देव यहाँ होता तो यज्ञ की इतनी हिम्मत नहीं थी, वह यामिनी को पुलिस के हवाले कर देता। देखना यज्ञ, तुम बहुत तड़पोगे, जितना यामिनी को तुमने तड़पाया उससे ज्यादा तड़पोगे। वहीं दूसरी तरफ अगद और देव दोनों ही हिम्मत करके अनिका के घर के अंदर चले गए थे। दोनों ने ही देखा घर ज्यादा बड़ा नहीं था।
बस 2 कमरे थे, एक हॉल था और एक छोटा सा किचन। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। ये देखकर अंगद इतना तो समझ गया कि अनिका की छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही है। देव अंगद दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। अंगद अनिका को ढूंढ रहा था लेकिन अनिका अंगद के सामने नहीं आई। वहीं अनिका की माँ शीतल ने अंगद को देखकर कहा, अंडस्को क्या हुआ बेटा, अनिका को ढूंढ रहे हो? अंगद ने हाँ में गर्दन हिला दी। शीतल ने कहा, अंडस्को अनिका तो घर के पीछे जो जगह है वहाँ काम करवा रही है। अंगद और देव दोनों ही हैरानी से शीतल को देखने लगे। तो शीतल ने कहा, अंडस्को वह अनिका ने हमें कहा कि हम तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल न करें, इसीलिए हमने अपने बजट के हिसाब से ही बारात के स्वागत की तैयारी की है। बस उसी का काम देखने अनिका और ट्विंकल दोनों ही गई। शीतल फिर अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने एक चेक लाकर अंगद की ओर बढ़ा दिया। ये वही चेक था जो अंगद ने अनिका के घर शादी के लिए भिजवाया था। अंगद ने वह चेक ले लिया और हैरानी से शीतल को देखने लगा। शीतल ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को बेटा मुझे नहीं पता तुम्हारे और अनिका के बीच क्या हुआ, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैंने अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। अगले ही पल शीतल की आंखों में पानी आ गया। शीतल ने कहा, अंडस्को बेटा मैं जानती हूँ मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे पिताजी को मना भी किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा अनिका दीवान महल में खुश रहेगी, लेकिन मैंने अपनी बेटी की आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं देखा। आज भी मेरी बेटी मेरा बेटा बनकर मेरे हर काम में मेरी मदद करती है। आज भी उसने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई, बल्कि अपने आंसुओं को छुपाकर शादी के हर काम में अपना योगदान दे रही है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी में वापस मत आइए, चले जाए यहाँ से। अब मैं और मेरी बेटी दीवान महल के किसी भी सदस्य से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। शीतल ने एक बार फिर अपने आंसुओं को साफ करके कहा, अंडस्को अब तक आपने हमारी जो मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने घर के खर्च खुद उठा सकते हैं। मेरी बेटी ने बहुत सह लिया, अब मैं नहीं चाहती वह और सहे, प्लीज आप चले जाए। हम जैसे भी हैं खुश हैं, अब हमें आपकी और मदद नहीं चाहिए। शीतल को देखकर अंगद का चेहरा जो पहले से ही लटका हुआ था और लटक गया। उसने देव की तरफ देखा तो देव ने कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई बात नहीं करूंगा, तुझे जो बोलना है तू खुद बोल। अंगद ने शीतल को देखा फिर देव को। अंगद के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। शीतल का कहा हुआ एक एक शब्द सही था। अंगद हिम्मत करके अनिका के घर के अंदर तो आ गया, लेकिन अब शीतल से बात करने की हिम्मत अंगद के अंदर नहीं थी। अंगद ने एक नजर चेक की तरफ देखा तो वह सिर्फ 3 लाख का चेक था, जिसे देखकर अंगद की बोएं तन गई। अंगद ने देव की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मैंने तो 30 लाख का चेक दिया था, ये तो सिर्फ 3 लाख का है। शीतल ने अंगद की बात सुन ली। शीतल ने कहा, अंडस्को नहीं आपने 3 लाख का ही चेक भिजवाया था। हम सच कह रहे हैं, हमने आपके पैसे इस्तेमाल नहीं किए। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे बढ़कर है। मेरी बेटी ने कहा कि इस चेक का इस्तेमाल मत करो, तो मैंने ये चेक ऐसे ही उठाकर रख दिया। आपकी कंपनी से यही चेक आया था, हमने आपके पैसे नहीं लिए।